हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और सब बढ़िया है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके, आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बताने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, ठीक। लेकिन आप सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आपको पता तो चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, ठीक। तो आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हीरे को 1, 2, 3 के अनुपात में 3 भागों में तोड़ा गया। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपात में थी। इससे मालिक को जो है 10,340 रुपए का नुकसान था हुआ। हीरे की प्रारंभिक कीमत क्या थी, मतलब लागत क्या थी, वो हमें बतानी है, ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक हीरा है जिसको 3 भागों में तोड़ा जा रहा है, और जो हीरे की कीमत होगी उनके वजन के वर्ग के सीधे सीधे समानुपाती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हीरे की वजन तो दे नहीं रखा है कितना है, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा फिर। तो हम मान लेते हैं कितना है हमारा, 1 और 2 और 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ताकि जब हम डिवाइड करें इनको 1, 2, 3 में तो क्या हो कि हमारा वो एक्यूरेट वैल्यू है, ना कि दशमलव में आए। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो एलसीएम ही मानना है तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एलसीएम हम इसलिए मानते हैं कि जो हमारी वैल्यू आए वो एक्यूरेट आए, दशमलव में ना आए, कहने का अर्थ ये मतलब है मेरा, ठीक। तो हम 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हम मान लेते हैं, माना हीरे का वजन कितना है, हमने मान लिया कि हीरे का वजन कितना है, 6x मान लिया, ठीक। 6x मान लिया। अब कह रहा है कि हीरे को 3 भाग में, अब हम क्या करते हैं, 3 भाग में तोड़ देते हैं। तो 1, 2 और 3 के अनुपात में तोड़ना है। तो 1:2 जब 3 के अनुपात में तोड़ेंगे तो टोटल कितना है, 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर 6x। तो 1 यूनिट बराबर x, तो यहाँ पे x का 1x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी कीमत, ये हमारा क्या है, वेट है। वेट हमारा क्या आ जाएगा, वेट हमारा आ जाएगा यहाँ x। 1 यूनिट का मान x आया, तो यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2x। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3x। अब बोला क्या है कि हीरे की कीमत उसके वजन के सीधे अनुपात में थी, तो इनकी प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी भैया, इनके वर्ग, इनका वर्ग करते हैं, बोला ना इनके वर्ग के सीधे अनुपात में है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, x²। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 4x²। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x²। तो इससे मालिक को जो है 10,340 का नुकसान होना होता है। तो अगर कह रहा है, तो यहाँ पे अगर वेट, ये वेट है हमारा, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो बोला है ना कि इनके वर्ग के सीधे अनुपात में है, तो अगर इनका वर्ग करें तो ये कितना हो जाएगा, 36x² होगा इसकी प्राइस। जब ये 6x, जब इसका वेट 6x था तो इसकी प्राइस कितनी थी, 36x थी। हमने क्या किया, 3 भागों में तोड़ दिया, तो अब इसकी प्राइस, टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, जोड़ लेते हैं तो उन तीनों को। तो अब इनकी टोटल प्राइस कितनी हो गई, 4×1=5 और 9×5=14x²। पहले जो थी वो कितनी थी, पहले जो थी वो कितनी थी, ये थी। बाद में इसकी प्राइस कितनी है, ये है। तो बोल रहा है कि 10,340 का नुकसान होता है।
तो हमारा देखा जाए तो कितने का नुकसान हो रहा है, 36x², पहले इसकी प्राइस थी, अब 14x², तो कितने का 22x² का हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, हमें हमारे हिसाब से जो आ रहा है वो कितना है, 22x का, 22x² का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 10,340 का नुकसान हो रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x² का मान कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 से काट दिया, तो 2 पंचे 10, 2 एक का 2, 2 सत्ते 14, 0। अब बचा 11, तो 11 से काट देते हैं, तो 11 चौके 44, कितना हो जाएगा ये, 11 चौके 44, 44 और 7 हो गया, सॉरी हाँ 11 सत्ते 77, यहाँ कितना 0। तो x² का मान कितना आ गया, 470 आ गया। x² का मान 470 आया। तो पूछ रहा है हीरे की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, प्रारंभिक कीमत कितनी थी भाई इसकी, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 36x² था इसका, प्रारंभ में यही तो था पहले। तो 36 इंटू 470, अब गुणा कर लेते हैं, 0 को ऐसे कर देते हैं, 7 छंग 42, 4 6 चौक 24 और 1 7 त्रिक 21, 24 और 21 कितना 45, और 45 4 49, 4 4 3 12, 4 16, 16,920 रुपया इसकी कीमत थी पहले। तो यहाँ से हमसे बाद में भी कीमत पूछता तब भी बता सकते थे, अलग अलग इनकी कीमत पूछता तब भी हम बता सकते थे, सिर्फ हमें x² की वैल्यू चाहिए थी जो कि मिल गई हमें। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से पढ़िए, ताकि पढ़ते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। और करना कैसे है ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक, तो आपको ये तीनों चीजें क्वेश्चन पढ़ते ही पता हो जानी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो है कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं तब, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तो मैं तो हूँ बताने के लिए, तो आप पहले ट्राई तो कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक विद्यालय में अप्रैल महीने के लिए 350 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त भोजन था। तो 26 दिन बाद जो है 210 विद्यार्थी ने विद्यालय छोड़ दिया। शेष विद्यार्थियों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चला। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि 350 स्टूडेंट थे जिनके लिए अप्रैल महीने की जो है, अप्रैल पूरे महीने के लिए भोजन उनके लिए पर्याप्त था। लेकिन क्या हुआ कि 26 दिन बाद 210 स्टूडेंट चले गए। तो अब जो है कि जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए कितने दिन भोजन चलेगा। तो एक बात बताइए, मैंने एक चीज बताई है आपको कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो एक बात बताइए, 350 स्टूडेंट हैं जो कि खाना खा रहे हैं, और हमें नहीं पता ना कि कितने, एक दिन में एक स्टूडेंट कितना खा रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना एक स्टूडेंट एक दिन में कितना खाता है, स्टूडेंट है तो एक्स मान लिया, एक्स एक स्टूडेंट एक दिन में एक्स खाता है। तो 350 स्टूडेंट, आप बताओ 350 स्टूडेंट कितना खाएंगे, 350 एक्स, 350 एक्स, एक दिन में एक स्टूडेंट खाता है, मतलब क्या हो रही है, उसकी इफिशियंसी की बात हो रही है। तो एक स्टूडेंट की, लेकिन 350 है तो क्या हो जाएगी उनकी टोटल इफिशियंसी, 350 एक्स, और टाइम कितना है 30 दिन। तो हमें टोटल खाना मिल गया, टोटल
वर्क मतलब टोटल खाना, बात तो वही हुई ना। टोटल खाना कितना है, इतना मिल गया हमें। 35 × 70 तो यहाँ 105, कितना 10,500 x, ठीक, इतना मिल गया। कह रहा है कि 26 दिन बाद 210 विद्यार्थी ने विद्यालय छोड़ दिया। 26 दिन बाद, तो 26 दिन तक तो 350 लोगों ने खाया ना, तो 26 दिन में 350 द्वारा, 50 स्टूडेंट द्वारा खाया गया खाना कितना होगा, भोजन लिख दो भाई। तो 350, एक की इफिशियंसी x, तो 350 की 350x हो जाएगी। 26 दिन तक खाया इन्होंने, तो ये कितना आ गया हमारा। इसको हम ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं 350 इतना। तो रिमेनिंग कितना बच गया आप बताइए, रिमेनिंग भोजन कितना बच गया, रिमेनिंग भोजन कितना बच गया। टोटल था कितना, 350 x गुणित 30, और खा लिया कितना, 350 x गुणित 26। 350 x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक। 26 यहाँ पे क्या बच जाएगा, 30 माइनस 26, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो 35 × 70 700, 700 दूना 1400 x हो जाएगा। कितना बच गया खाना, 1400 x बच गया, ठीक। अब 210 चले गए, तो अब बचे कितने, बचे कितने स्टूडेंट, बचे कितने स्टूडेंट, बचे हुए स्टूडेंट लिख देते हैं। बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं, बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं भाई, 210 चले गए, 350 थे, 210 चले गए, तो अब बचे कितने, 140। तो अब इनके लिए टाइम कितना होगा, कितने दिन खाएंगे, तो टाइम कितने दिन खाएंगे, सॉरी, इनके लिए खाना बचा है, तो हमसे पूछा क्या है, टाइम ही तो पूछ रहा है, कितने दिन खाएंगे टाइम। तो टोटल वर्क कितना है, खाना कितना बचा है, 1400 x, और इफिशियंसी से भाग दे दिया, यही तो होता है ना, टोटल वर्क बराबर क्या, यही तो यही है। अगर टोटल वर्क बराबर इतना, तो टाइम बराबर क्या, टोटल बटा इफिशियंसी। तो 140 स्टूडेंट बचे हैं, और एक की इफिशियंसी x है, तो यहाँ कितना 140x हुआ। तो x x कैंसिल, ये इससे करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो 10 दिन बच में ये खाएंगे खाना। अब 140 स्टूडेंट, आप कितने दिन खाना खाएंगे, 10 दिन। तो ये हमारा कौन सा सही है, ये वाला। तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर बेसिक मेथड था, प्रॉपर जो मैंने समझाने की कोशिश की और समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा क्या था, प्रॉपर बेसिक मेथड था। अब शॉर्ट में देख लीजिए, अगर शॉर्ट देखना चाहते हैं तो शॉर्ट देखिए। तो हम इसको डायरेक्टली अगर समझ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आपको एक्स कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ये क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ पे भी कट जा रहा है। तो अगर 350 स्टूडेंट हैं और कितने दिन तक खाना खा रहे हैं, 30 दिन तक, तो टोटल खाना हमारा कितना हो गया, ये टोटल वर्क। अब कह रहा है कि 26 दिन तक, तो 26 दिन तक तो कितना, 350 स्टूडेंट ने खाना खाया ना, प्लस अब कितना, 140 स्टूडेंट बचे। अब कितने दिन खाना खाएंगे हमें नहीं पता, 3 दिन मान लिया। तो यहाँ भी देख लीजिए टोटल वर्क हो गया, यहाँ भी क्या है, ये टोटल वर्क ही तो है हमारा, ये भी क्या है, टोटल वर्क है। 26 दिन तक खाया 350 ने, 140 बच गए हैं क्योंकि 210 चले गए, 140 बचे। अब हमें नहीं पता कितने दिन तक खाएंगे, 30 दिन तक। तो ये भी हमारा क्या है, टोटल वर्क, और ये भी क्या है, टोटल वर्क। तो आपस में क्या है, बराबर है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 350 कॉमन करेंगे, 30 में से 26 गया कितना, 4। तो यहाँ कितना हो गया, 140 इंटू टी। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 दूनी 4। तो टी का मान कितना, 5 दूनी 10, कितना बच गया है, 10 दिन।
कितना हो गया 10 डे। तो ये चीजें अगर आपको बेसिक समझ में आई रहेंगे तो ये करने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैंने कहा है ना कि आप परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सीख जाएंगे, लेकिन बशर्ते यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते कर लिया 10 दिन कर लिया तो आपको आ जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, फिर मैं बताता हूँ उसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है और 12.5% की छूट देता है। तो आप एक बात बताइए कि 40% का मान कितना होता है? 40% का मान कितना होता है? 2/5 होता है। क्योंकि 40% को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 40% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना करेंगे, 40/100 करेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये 20×5 = 100, 20×2 = 40, तो यही तो आया है, 2/5 ही तो आया है। ऐसे ही तो चेंज करते हैं। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, अपने सामान पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब कहने का अर्थ, अधिक अंकित मूल्य कब करता है, वो कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लाया होगा उसी पे तो अधिक अंकित करेगा। और किस पे करेगा, आपको और क्या पता होगी, अगर आप खरीद के लाए होंगे तो और आपको क्या पता होगा, आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लाए हैं उसी पे वही तो पता होगा। तो वो कह रहा है कि उससे जो है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया नीचे वाला। कह रहा है 40% अधिक, तो 5 का 40% कितना होगा, मैंने बताया ना कितना होगा, 5 का 40% 2 होगा। मतलब अब हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% अधिक मतलब 5×2 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो किसकी दी है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की रेशियो आपको पता चल गई कितना है, 7 और 5 का रेशियो हो गया। अब आगे कह रहा है 12.5% की छूट देता है। वस्तु सेम है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो अब क्या कर रहा है, छूट भी दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 12.5% का मान आपको पता है कितना होता है, कितना होगा, 1/8 होता है। अब छूट किस पे दी जाती है, आप बताओ छूट किस पे दी जाती है। छूट तो आप जैसे मॉल में गए तो आप छूट किस पे मांगते हो, जो प्राइस टैग लगा होता है, मार्क प्राइस वही तो होता है, उसी पे तो आप छूट मांगते हो। तो ये क्या है, हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब कितने की छूट मांग रहा है, 12.5%, 12.5% मतलब 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। तो 8 पे 1 की छूट मतलब आप कितने की मांग रहा है, 7 की। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया कितना, 8 और 7 का। ये दो चीजें पता चल गई। ठीक, आगे क्या रहा है, वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25% और बेचते समय 12.5% का धोखा देता है। अगर आपको पता करना है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ और लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए सीधा चीज आपको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। बीच के अंतर ये वही तो होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले ये जो पहली कंडीशन है इनके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस 7 है, यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं। तो 8 का गुणा इधर कर दिया, 7 का इधर कर दिया इसमें। तो 8 का गुणा इसमें किया तो 7 का गुणा इधर कर दिया। लेकिन यहाँ पे 8 का किया तो यहाँ भी मैं 8 का करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में बराबर रखनी है। क्योंकि सॉल्व करने पर इस 8 8 कट जाएगा तब भी रेशियो वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 का किया तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया, 8×7 = 56, 8×5 = 40, यहाँ कितना, 8×7 = 56, यहाँ 7×7 = 49। तो ये अगर यहाँ पे मार्क प्राइस 56 है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस 40 आ रही है, अब मार्क प्राइस 56 थे 49। तो अब यहाँ से हमें क्या है, अब ये दोनों मर्ज कर सकते हैं ना, आपस में बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 40
एंड सेलिंग प्राइस का कितना आ गया 49। अब आगे आ जाते हैं, कह रहा है वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25% का, खरीदते समय 25% का और बेचते समय 12.5% का धोखा देता है। कहने का एक अर्थ है कि खरीदते समय वो क्या कर रहा है, जा रहा है खरीदते समय, अगर दुकान जैसे मैं मान लीजिए नॉर्मल सेलर है तो वो होल दुकान पे जाएगा खरीदने, तो वो 25% का प्रॉफिट कब खरीदेगा, अगर 25% का मान जानते हैं कितना होता है 1/4 होता है, तो यहाँ पे वो धोखा दे रहा है, कह रहा है 25% का, तो पैसा तो वो कितने का दे रहा है 4 का, पैसा वो कितने का दे रहा है 4 का, लेकिन सामान कितना ले रहा है, सामान कितना ले रहा है 5, तभी तो देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना, तो प्रॉफिट कितने का 1/4 का प्रॉफिट, मतलब कितना 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 का पैसा दे करके वो सामान कितना ले रहा है 5 ले रहा है। आगे कह रहा है बेचते समय 12.5% का धोखा दे रहा है, 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है, जाहिर सी बात है आपको पता हो गया, 12.5% का मान कितना होता है 8 का, तो कहने का अर्थ 12.5% का धोखा कब देगा, कस्टमर ने मांगा कितना 8 और 12.5% का धोखा दे रहा है, मतलब 8 पे 1 का धोखा दे रहा है, मतलब 7 का ही सामान दे रहा है। कस्टमर ने मांगा कितना आपसे 8 का सामान मांगा, लेकिन उसने दिया कितने का 7 यूनिट का ही सामान दिया, 8 यूनिट का सामान मांगा लेकिन दिया उसने कितना 7 यूनिट का। तो अब क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 से 5 कैंसिल, 7 सत्ते 49, तो यहाँ बचा क्या 4 एंड 7 का रेशियो बचा। तो हमसे पूछ क्या रहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत, अब लाभ बता सकते हैं ना, सीपी भी हमें पता है एसपी भी पता है, तो लाभ कितने का हो रहा है 3 यूनिट का, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो हमारा लाभ परसेंटेज निकालना है, तो हमारा सीपी कितना है 4 हो रहा है, 4 है, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल आया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 3/4, 25 से 75, तो कितने का लाभ हो रहा है 75% का, कितने का हो रहा है 75% का, तो हमारा कौन सा सही है ए वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं बताने के लिए, लेकिन आप इसे अपने से सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 120 किमी यात्रा करने के बाद अनमोल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गति जो है वास्तविक गति की 3/5 हो जाती है, जिससे वह 24 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि यह दुर्घटना 40 किमी बाद होती तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचता। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी बतानी है। तो इसमें दो कंडीशन दे रखे हैं कि एक 120 किलोमीटर के बाद हो रही है, एक 40 किलोमीटर और मतलब 160 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है उसने, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में पहला कंडीशन ये है कि ये हमारा जो है 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमारी मान लेते हैं कितनी है यहाँ तक, कह रहा है 120 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक। यहाँ पे उसका क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी गति जो है वास्तविक गति की 3/5 हो जाती है। तो वास्तविक गति उसकी थी कितनी, तो ये कह रहा है ना वास्तविक गति, अगर हम मान लें कि वास्तविक गति से रेशियो कितना है रियल एंड
क्या है, न्यू स्पीड दे रखी है इसकी। यही तो बोला है ना कि इसकी वास्तविक गति की 3/5 हो जाती है। जो न्यू स्पीड होती है वो 3/5 हो जाती है। अगर रियल उसकी 5 थी तो न्यू कितनी हो जाती है, 3। यही तो बोल रहा है कि न्यू स्पीड जो होगी, यही तो बोला है कि न्यू स्पीड जो होगी वो 3/5 आप रियल स्पीड की होगी। वास्तविक गति की क्या होगी, 3/5। क्या यही तो बोला है कि जो न्यू स्पीड होगी उसकी वो रियल की पहले वाली की 3/5 है, तो 3/5। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर एंड एन का रेशियो मिल गया। तो हम मान लेते हैं रियल जो हमारी स्पीड थी वो कितनी है, 5x, और जो न्यू स्पीड है मैं 3x मान लिया। कोई दिक्कत, 5x किलोमीटर प्रति घंटा या 3x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो 120 किलोमीटर तक तो क्या है, रियल की स्पीड से। लेकिन आगे क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो क्या आ रही है, न्यू स्पीड से आ रही है, मतलब 3x की स्पीड से आ रही है। ठीक, तो जो है वो बोल रहा है कि जिससे वह 24 मिनट देरी से पहुंचती है। जो टोटल टाइम लग रहा था अब उससे 24 मिनट ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, 24 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब आगे आते हैं, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि यदि यह दुर्घटना 40 किलोमीटर बाद होती। ठीक, तो ये हो गई, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। 120 किलोमीटर तक तो आया था ये, लेकिन कह रहा है ये दुर्घटना 40 किलोमीटर बाद हुई होती, तो 40 किलोमीटर और आगे आया होता, तो ये रही 40 किलोमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हुआ था, यहाँ एक्सीडेंट। तो स्पीड क्या है, यहाँ तो 5x की है, यहाँ भी क्या है 5x की है। अब इसकी न्यू स्पीड जो होगी यहाँ पे 3x की हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे न्यू स्पीड इसकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3x। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, वो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचती है। तो जो एक्चुअल टाइम था उससे क्या हो रहा है, 12 मिनट लेट पहुंच रही। तो टोटल टाइम का 12 मिनट लेट पहुंच रही है। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर 40 किलोमीटर, यहाँ भी अगर 40 किलोमीटर देखा जाए, ठीक, ये भी 40 किलोमीटर, यहाँ भी 40 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। ये डिस्टेंस तो क्या है इनकी, सेम है ना। यहाँ पे 40 प्लस, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो यहाँ क्या हो रहा था, एक्सीडेंट यहाँ हो रहा था। अब यहाँ पे 40 किलोमीटर बाद हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, इसको 40 किलोमीटर बाद, यहाँ की डिस्टेंस सेम है। ठीक, और स्पीड भी क्या है, 3x है। यहाँ की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। यहाँ की भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, और स्पीड क्या है, 3x। तो यहाँ पे टाइम जो लग रहा था तो 24 मिनट ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो ये 12 मिनट का अंतर गया कहाँ, 12 मिनट का अंतर गया कहाँ, 12 मिनट का अंतर। यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो जाहिर सी बात है जो टाइम यहाँ लग रहा था वही टाइम यहाँ लग रहा है, क्योंकि a/3x टाइम तो सेम लग रहा है ना। यहाँ पे तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, यहाँ पे भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन ये 12 मिनट गया कहाँ आपका, ये जो 40x का था दूरी, इसी में तो क्या हुआ, पहले 3x के स्पीड से जा रही थी, अब क्या जा रही है 5x के स्पीड से। तो 12 मिनट जो हमारा कम हुआ टाइम, वो कहाँ कम हुआ, इसी 40 किलोमीटर के बीच में तो हुआ। तो हम देख लेते हैं 40 किलोमीटर का अंतर कहाँ आया, यहीं तो आया। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था, और टाइम के लिए हमें क्या पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 40 किलोमीटर हमें पता है, स्पीड कितनी है, 3x है। ठीक, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था, 40, और यहाँ स्पीड कितनी है, 5x। तो एक बात बताइए कि टाइम ज़्यादा कहाँ लग रहा था, अगर स्पीड कम होगी और डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम ज़्यादा यहाँ कहाँ लग रहा था, यहाँ लग रहा था। 12 मिनट यहाँ ज़्यादा लग रहा था ना, यहाँ 12 मिनट क्या आ रहा है, कम लग रहा है। यहाँ पे 12 मिनट क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूँ, एक बात बताइए, यहाँ पे या तो 12 इसमें से मैं घटा दूँ, या तो मैं 12 इसमें जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 60 से भाग दे दिया। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 40x/40/3x के, मतलब यहाँ टाइम क्या लग रहा था, 40 में अगर 3x से स्पीड से भाग दिया, डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग दिया, तो जो टाइम लग रहा था
और यहाँ पे इस डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग दिया तो यहाँ पे भी टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ टाइम 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था ना। ये अंतर 12 मिनट का कहाँ आ रहा था, यहाँ पे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था क्योंकि स्पीड यहाँ कम थी। अब भाई डिस्टेंस सेम है तो स्पीड कम होगी तो टाइम जाहिर सी बात ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो अगर यहाँ चाहूँ मैं 12 मिनट घटा दूँ तो ये क्या हो, बराबर हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था तो मैंने क्या किया, इसको भी 12 मिनट दे दिया, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 3x माइनस कितना 40/5x। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 1/5 यहाँ पर बच गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 कॉमन कर लेते हैं हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, और नीचे कितना हो जाएगा 5x गुणित 3x बराबर कितना 1/5 होगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल इधर हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ ऊपर बच गया 2x, यहाँ कितना x गुणित 3x, तो यहाँ से कितना x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 1। ठीक, तो यहाँ x का मान अगर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 40 × 80 3x, x को इधर लाया तो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा आया। x का मान कितना आया 80/3 आया, कितना आया 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा आया x का मान। तो अब 5x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 5x का गुणा करेंगे तो 400, और यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 400/3, यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। भाई कर लो गुणा, अगर x का मान इतना है तो 5x का मान कितना हो जाएगा इतना, और 3x का मान 3 से 3 कैंसिल 80। तो भाई इतना तो समझना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मैं अब जोड़ घटाना भी बताऊंगा आपको, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ में x का मान मिल गया। अब आ जाते हैं, हमसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, अगर हमें a का मान मिल जाए तो हम बता सकते हैं ना कि हमारा क्या आ गया। तो अब a का मान हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना टाइम लग रहा है, यहाँ इनके बीच की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इनके बीच की निकालना हुआ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 3x। ठीक, और जो एक्चुअल टाइमिंग है, अगर हम एक्चुअल स्पीड से जाते हैं तब कितना टाइम लगता, तो डिस्टेंस तो यही है। अगर 5x स्पीड से जाते हैं तब कितना टाइम लगता। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल जो टाइम है उससे 12 मिनट ये अधिक ले रहा है। ये अभी भी क्या 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना भाई, शुरू में 24 मिनट ले रहा था तो 12 मिनट तो यहाँ कवर कर लिया इसने, लेकिन अभी भी यहाँ क्या 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो ये अगर 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो मैं अगर इसमें 12 मिनट घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी एक्चुअल टाइम, अब ये भी एक्चुअल टाइम हो जाएगा। एक्चुअल टाइम बराबर, अब एक्चुअल टाइम दोनों हो गए। यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस a है, अगर 5x स्पीड से जाती तो वही तुम्हारा क्या होता है एक्चुअल टाइम होता। और यहाँ पे 3x स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो अगर मैं 12 मिनट घटा दूँ तो क्या हो रहा है, बराबर हो जाएंगे आपस में ये। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे a 3x, इसको इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा a 5x बराबर कितना, ये 12 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, a कॉमन कर लिया तो 5x 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x, यहाँ कितना 3x × 5x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 12×5 = 60, 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3x को उधर कर देते हैं /2, यही तो आएगा a का मान। यहाँ से 3x का मान हमें पता है कितना है 80, अगर नहीं पता तो 3/2x, x का मान तो पता है ना कितना 80/3 है, रख दो, 3 से 3 कैंसिल, ये 40, तो a का मान हमारा कितना आ गया 40 किलोमीटर। a का मान हमारा 40 किलोमीटर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, अब 120 + 40 और प्लस कितना फिर 40, कितना हो गया टोटल 200 किलोमीटर हुआ।
तो 200 किलोमीटर कौन सा सही हमारा, बी वाला। ठीक, तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड था, प्रॉपर जो हमारा था ये प्रॉपर जो है बेसिक मेथड था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक, एक ना एक दिन तो समझ में आएगा ही। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में समझ में आएगा, लेकिन एक ना एक दिन समझ में आएगा। लेकिन आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तब, और अपना भी एफर्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सारा एफर्ट मैं ही समझा, मैं तो समझा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, तब वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हो रही है कुछ, ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आप अपना एफर्ट डालोगे, ठीक है, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे चलिए एक शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस ढेर सारी कर रखी होगी तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर शॉर्ट मेथड भी यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर अगर वो बढ़ रहा है तो टाइम कितना कम हो रहा है, 12 मिनट। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर वो बाद हो रहा है तो 12 मिनट का फर्क पड़ रहा है। मतलब 12 मिनट बराबर कितना, 40 किलोमीटर, 12 मिनट का फर्क आ रहा है वो 40 किलोमीटर में। तो कह रहा है टोटल जो है वो कितना है, 24 मिनट का अंतर हो रहा है। तो 24 मिनट का कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा इधर भी होगा। तो 24 मिनट में कितना, 80 किलोमीटर। यहाँ 24 मिनट का अंतर है तो यहाँ पे 120। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 80 कर लीजिए, 200 किलोमीटर हुआ। ठीक, कितना, 200 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन आपको जब बेसिक करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन शॉर्ट तरीका भी आपको अपने से ही आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि हमारा हो कहाँ से रहा है। तब आप अपना दिमाग खर्च करोगे और आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने आपको समझाने में। तो ये समझ में भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया होगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, सत्य आप इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, तो हम मान लेते हैं कि पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, एम मान लिया। पुरुष है मेल मतलब है। और महिला की मान लिया कितना, महिला की इफिशियंसी हमने मान लिया एफ फीमेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, 5 पुरुष 5 मेल, तो एक मेल की एम, तो 5 की 5 एम। अच्छा फीमेल, एक फीमेल की एफ, एक एक की बात हो रही है, एक पुरुष एक महिला। ठीक है, तो 6 की कितनी, 6 एफ। टोटल इफिशियंसी में पता कर गई। और टाइम कितना है, 6 दिन। तो टोटल वर्क मिल गया कि नहीं। अब आगे कह रहा है जबकि 9 पुरुष और 14 महिला उसी कार्य को, मतलब टोटल वर्क सेम है। टोटल वर्क वहां भी निकाल लेते हैं। तो कितना कह रहा है, 9 पुरुष मतलब 9 एम। भाई एक पुरुष की एफिशिएंसी एम, तो 9 की 9 एम, और 14 की 14 एफ हो जाएगी। और टाइम कितना लग रहा है, 3 दिन। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अगर दोनों को हम क्या करें, आपस में बराबर कर दें तो मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो M6F 6 बराबर कितना, 9M प्लस 14F इंटू ब्रैकेट बाहर 3, 3 दूनी 6। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10M 12F। तो ये कितना हो जाएगा, 9M प्लस 14F। तो M को इधर लाते हैं, 12F को इधर लाते हैं, तो यहाँ बच जाएगा M
एफ बराबर 2f हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 14 में से 12 गया, तो m/f का रेशियो कितना आ गया, 2/1 आ गया। कितना आ गया, 2/1। या फिर इसको भी ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं इसका कितना 2x है m का, और इसका कितना है x हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि एक महिला उस कार्य के लिए प्रतिदिन 42 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो एक पुरुष को प्रतिदिन कितना राशि प्राप्त होगा। तो एक महिला को कितनी जो पैसा मिलता है पर डे, मतलब इफिशियंसी क्या होती है, पर डे जिसने वर्क किया है, एक दिन में कितना काम किया है, वो क्या होती है, हमारी इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो अगर एक दिन में इसको 42 रुपए मिल रहा है, एक्स का मान 42 रुपए हो गया फीमेल को, तो ये इसकी इफिशियंसी कितनी है 2x, तो ये इसको कितना मिलेगा, 2 × 42 बराबर कितना 84 रुपए मिलेगा। पैसा जो भी मिलता है ना, इनको बांटा जाता है, वो इफिशियंसी के हिसाब से बांटा जाता है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, एक महिला को उसके कार्य के लिए प्रतिदिन, तो उसकी प्रतिदिन की इफिशियंसी कितनी है वो हम देखते हैं। तो प्रतिदिन की इफिशियंसी उसकी 1 है, तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 42 रुपए, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा 84 रुपए। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डबल स्पीड से काम कर रहा है भाई, तो उसका पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए और बी तांबा और जस्ते की 2 मिश्र धातुएं हैं। ए और बी जो है वो 2 धातुएं हैं। कौन सी, कॉपर एंड जिंक की। कॉपर एंड जिंक की बात हो रही है, जिसमें रेशियो इनका दे रखा है कितना 5:4। ठीक, और इनका दे रखा है कितना 5:8 का रेशियो। तो मिलाकर एक तैयार किया गया, यदि मिश्र धातु ए और बी को मिलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है, जिसमें तांबा और जस्ता बराबर है। कह रहा है एक तीसरी धातु बनाई जाती है जिसमें क्या होता है कि तीसरी धातु में कॉपर और जो जिंक है उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। बराबर मतलब क्या, एक 1/1 का रेशियो हो जाता है। तो पूछ रहा है कि जो नई मिश्र धातु है सी में ए कितना मिलाया गया और बी कितना मिलाया गया। तो हम मान लेते हैं ए हमारा जो था वो x था, बी हमारा कितना था y था। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कॉपर एंड जिंक देख लेते हैं कितना कितना है। अगर आपसे पूछे कि ए में कॉपर कितना है तो आप कितना बताओगे। आपसे पूछे कि कॉपर में ए में कॉपर कितना है तो कितना बताओगे, 5। ऐसा तो हम बता नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि कितना है 5 है, लेकिन टोटल हमारा 9 है। 9 में से 5 हमारा जो है वो कॉपर है। ठीक, अगर 9 में से 5 कॉपर है तो x में कितना होगा, तो गुणते x हो जाएगा ये। ठीक, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कॉपर कितना है हमारा। यहाँ पे अगर हमसे कॉपर पूछे तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे हमसे कॉपर पूछे पूछे बताएंगे कितना, टोटल हमारा 13 है, जिसमें से कॉपर हमारा कितना है 5 है। तो x में कितना, y है यहाँ पे, तो y में कितना कॉपर होगा हमारा, y से गुणा कर देते हैं। अरे बात आप ही बताइए कि यहाँ 50 लीटर 50 kg है हमारा, मान लेते हैं। ठीक, कॉपर और जिंक, और ये कितने के रेशियो में है 5, और ये मान लीजिए 4 और 6 की रेशियो में मान लेते हैं। 4 और 6 की रेशियो में है। तो आपसे पूछे कॉपर कितना है तो आप बताओगे कितना, 4 है, लेकिन किसमें टोटल हमारा कितना है 10, लेकिन 50 में कितना होगा, कितना होगा 5 दूनी 10, सॉरी ये 50 है,
तो यहाँ से 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20 kg क्या है हमारा कॉपर है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे तो हमने किया है, लेकिन हम क्या करते थे शुरू शुरू में आपको बताया ना कि 4 6 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान 50 kg, तो 1 यूनिट का मान कितना 5 kg, तो 4 यूनिट का मान कितना 20 kg आया। नहीं, यहाँ भी 20 kg आ रहा है हमारा, 20 kg यहाँ भी, बात हुई, ये तरीका अलग अलग है। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये प्रोसेस समझ में आया कि एक्स कैसे हमने लगा दिया। तो अब आगे जिंक की बात कर लेते हैं। ये कॉपर हो गया, जिंक इधर लिख देता हूँ। जिंक जिंक कितना होगा हमारा, अब जिंक के लिए भी सेम वैसे ही 4/9 एक्स प्लस, अब उतना समझ में आ गया। यहाँ पे कितना है 8 13 और वाई, इतना समझ में आ गया। कह रहा है कि इनका रेशियो जो है वो कितने का है 1/1 का है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 13 5 65 एक्स प्लस कितना 9 5 45 वाई। यहाँ नीचे कितना आ गया 13 9 या 117 एक्स से 117 सिर्फ। यहाँ कितना आया तो 13 चौका 52 एक्स प्लस 9 8 72 वाई। यहाँ भी कितना है 117, तो 117 से 117 कैंसिल। बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है वो कितना है 1/1 का है। इनका जो रेशियो है कितने का है 1/1 का है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा ना आपको, ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो हम मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे बोला है किसका कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है बराबर है, मतलब क्या है 1/1 है। कॉपर और जिंक का रेशियो मतलब बराबर है, मतलब 1/1, या कुछ भी मान सकते हैं। 2/2 मानेंगे तब भी कट के 1/1 आएगा। 5/5 मानते हो, 5 × 5 का रेशियो मानोगे तब भी 1 आएगा। तो 1/1 ही आएगा, मतलब बराबर है तो 1/1। लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना है हमारा, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 65 एक्स प्लस 45 वाई है। ठीक, और यहाँ पे कितना है 52 एक्स प्लस 72 वाई। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 एक्स प्लस 72 वाई, और इधर कितना हो जाएगा बराबर 65 एक्स प्लस 45 वाई। अब एक तरफ कर लेते हैं, एक्स को इधर इधर लाते हैं, 45 को उधर। तो 45 और 72 में से 45 गया तो कितना आएगा 5, 22 5 27 वाई आ जाएगा। यहाँ एक्स कितना आएगा 13, क्योंकि 65 में से 52 गया तो कितना 13 एक्स। तो एक्स बाई वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई को इधर लाते हैं 13 को इधर ले जाते हैं, तो 27/13 आएगा। तो एक्स और वाई का मान कितना आया, ए में हमने क्या माना था एक्स, तो हमसे पूछा क्या ए और बी के अनुपात पूछा है, तो कितना 27/13 का रेशियो कितना आ गया 27/13 का। इसमें से कोई नहीं है, तो हम मान लेते हैं नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारा क्या था प्रॉपर बेसिक मेथड था। अब हम इनका देख लेते हैं शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मिक्सचर एलिगेशन का रूल लग सकता है इसमें, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही हमके अगर हमने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो मैंने कहा ना कि आप इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीज़ याद हो जाती है कि इस क्वेश्चन में क्या कौन सा रूल लग सकता है। तो शॉर्ट इसमें क्या लग सकता है मिक्सचर एंड लिगेशन का रूल भी लग सकता है। तो हम क्या है हमारा कौन सा धातु है, दो है ए और बी। तो अगर देखा जाए तो हमसे पूछे ए में कॉपर कितना है और बी में कॉपर कितना है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम लेंगे या तो कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर हर जगह लेंगे, और जिंक ले रहे हैं तो हर जगह हम क्या लेंगे जिंक ही लेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे कॉपर देखें तो कितना है टोटल हमारा 9 है, जिसमें से 5 हमारा क्या है कॉपर है। अगर टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 13 है, और जिसमें से कॉपर कितना है 5 यहाँ भी है। तो अगर कह रहा है कि मिक्सचर जो है मैं मिलाने के बाद कॉपर और जिंक का रेशियो कितना आ रहा है बराबर आ रहा है, मतलब 1/1 का आ रहा है। तो टोटल हमारा क्या है वहाँ टोटल हमारा 2 है, जिसमें से कॉपर हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं नीचे वाले को सबको हटाना चाहूँ तो क्या दिक्कत है, क्या किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा हमें? तो हम क्या करते हैं, 9, 2 और 13 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा इनका? 18 और 13, 9 दूनी 18 कर लेते हैं, 18 और 13, 18 दाम में 180 और 18 3 54, कितना आएगा? 18 दाम में 180, 18 3 54, तो 18 5 23, कितना आ जाएगा? 234। यहाँ कितना आ जाएगा? 234। यहाँ भी क्या कर देंगे, 234 सबसे सब में गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 6 54, 2 करेंगे तो कितना? 11, 117 आएगा। यहाँ 13 से करेंगे तो 13 1 13, 13 8 104। तो अब यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं। अब हम यहाँ गुणा कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 26 पंचे 130, यहाँ आ गया। यहाँ कितना आ गया, 18 पंचे 90 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 117 तो हमारा आया ही। अब घटा देते हैं। ठीक, 130 में 117 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 13, और 117 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 27 एंड 13 का रेशियो हो गया, जो कि क्या है, ए और बी का क्वांटिटी का रेशियो है। कितना आ गया, 27 एंड 13, और हमारा यहाँ भी कितना आया था, 27 एंड 13 का रेशियो। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड भी बेसिक भी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना कि बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं इसे बताता हूं सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे पढ़िए और ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। मैंने बताया ना कि आपको दोनों मेथड आते हैं, बेसिक भी और शॉर्ट भी, और कहाँ कौन सा अप्लाई करना है ये आपको क्वेश्चन पढ़ते आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है 6 वर्षों बाद रोहित की आयु और 5 वर्ष पहले संगीता की आयु का अनुपात इतना है। तो हम मान लेते हैं कि रोहित की आयु कितनी है, रोहित की आयु प्रेजेंट एज, रोहित की प्रेजेंट एज मान लेते, प्रेजेंट एज है भाई, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो ये कितनी है, आर मान लिया, और संगीता की कितनी, संगीता की हमने मान लिया यस, ये प्रेजेंट एज है। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद रोहित की आयु, तो 6 वर्ष बाद रोहित कितनी होगी, R+6, और 5 वर्ष पहले संगीता की आयु, 5 वर्ष पहले संगीता की आयु कितनी होगी, S-5 का रेशियो दे रखा है इसने, कितना, 8 और 5 का। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यार प्लस 5 छक्के 30, और ये कितना हो जाएगा, 8 यस हो जाएगा, और -8 पंचे 40। ठीक, तो ये आ गया हमारा 5R प्लस 40 को इधर लाते हैं तो 70 हो जाएगा, इंटू 8 यस बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया मान लिया। आगे कह रहा है कि संगीता की वर्तमान आयु रोहित से 2 वर्ष अधिक है। तो संगीता की वर्तमान आयु कितनी है, रोहित से 2 वर्ष अधिक है, तो रोहित से 2 वर्ष अधिक है। ठीक, रोहित से कितनी है, 2 वर्ष अधिक, तो एस का मान कितना हम यहाँ रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो 5R प्लस 70, अब यहाँ पे 8R हो जाएगा, एस की जगह R+2, यहाँ 16 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5R किधर लाते हैं, 16 को उधर ले जाते हैं, तो 3R बराबर कितना आ जाएगा, 54। तो R का मान कितना हो जाएगा, 18, रोहित का मान कितना मिल गया, 18। तो क्या है, एस कितनी है, R से 2 वर्ष बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो कितना होगा, 38 साल होगा।
38, ये तो कौन सा सही है हमारा, ये। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ चाहिए तो आप ये भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आर माना है संगीता की R+2, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते थे या फिर ऐसे रख सकते थे, आपकी मर्जी है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आप इसे अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इस पिछले क्वेश्चन, मैंने अभी इसी क्लास में पीछे ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं। वहाँ पे मैंने पैसा निकाला था, यहाँ पे फिर क्या निकालना है कि 2 लड़के और 1 लड़की के पूरा कार्य कितने दिन कर लगेगा वो बताना है, टाइम पूछ रहा है। तो आप इसे कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे अपने से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे खुद से सॉल्व जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। क्या है, वर्तमान में मोहित और गणेश के वेतन का अनुपात दिया है 8:5 है। प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में 25% और 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद गणेश का वेतन मोहित के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? अगर मोहित और गणेश के वेतन का रेशियो मिल जाए हमें 2 साल बाद, तो हम बता सकते हैं ना कितना अधिक है कितना कम है। ठीक, तो देखते हैं, पहले प्रॉपर बेसिक से देखते हैं। प्रॉपर बेसिक से देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर मोहित को हमने मान लिया M और गणेश को G मान लिया। ठीक, तो उनकी वेतन का अनुपात कितना है? 8:5 का है। तो हम मान लेते हैं 8 और 5 का है, तो हमने मान लिया कि उनका वेतन कितना है, 80x एंड 50y, 50x। कोई दिक्कत? क्योंकि इनका रेशियो तब भी बरकरार है, देख लीजिए, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो 8:5 का रेशियो है। मेरे कहने का अर्थ, जो भी क्रिया करेंगे वो दोनों में करेंगे। अगर 10 का गुणा मैंने दोनों तो एक तरफ किया तो दोनों तरफ में करना पड़ेगा, x का किया तो दोनों तरफ में करना पड़ेगा। तो कहने का जो क्रिया करेंगे हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, तभी तो रहेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे हमें मिल गया कितना, इसकी इनकम। अब फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो 25%, 80x का 25% कितना होगा? जाहिर सी बात है 25% का मान होता है 1/4, तो कितना होगा 20x। मतलब 20x बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 100x हो गया। इसका कह रहा है कि कितना, 20% बढ़ना चाहिए। तो 20% का मान कितना होता है, अगर 50x का 20 का परसेंट का मान देखे तो कितना होता है 1/5। मतलब ये कितना हो जाएगा 10x। मतलब 50x पहले था, अब कितना हो जाएगा 60x हो गया। फिर कह रहा है कि क्या, फिर 25% बढ़ गई। सेकेंड ईयर भी क्या हो रहा है, 25% बढ़ गई। तो 25% कितना होगा 100 का, 25 होगा। भाई 100 का 25% मतलब 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो इसका कितना हो गया 25x। तो पहले 100 थी, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा बढ़ करके 125x हो जाएगी। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 20%, यहाँ पे 25% बढ़ रहा है, यहाँ पे 25% बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 20%, और यहाँ पे भी 20% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 60x का 20% कितना होगा, आप बताओ। 60x का 20% कितना होगा 1/5, तो 12x होगा। तो पहले 60x थी, अब 12x और बढ़ गया, तो कितना हो गया 72x। 2 साल बाद इनकी इनकम की रेशियो में मिल गई, मिल गया ना। मोहित का कितना है और गणेश का कितना है, मोहित का कितना है 125x, गणेश का कितना 72x। तो पूछा क्या है कि 2 वर्ष बाद गणेश का वेतन मोहित के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। मोहित के वेतन से गणेश का वेतन कितना कम है, तो 72 और 28 100 हो जाएगा। 25 28 25 कितना होता है 53 होता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना कम है 53x कम। तो किससे पूछ रहा है, मोहित से। तो 53x, मोहित का कितना 125, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या करते हैं गुणा कर दिया।
तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो ये कितना आ जाएगा, x यहाँ भी था तो x से x कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा 53 गुणित्ते 4/5। अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 और 40 और 8 त्रिक 24, 424 आया ऊपर। नीचे कितना आ गया 5 दूनी 10। तो भाग करने में आसानी हुई कि नहीं, 42.4%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर नीचे मैंने 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि मैं जो है अगर मैं 53 का गुणा 4 में करता और 5 से भाग देता तो ज़्यादा टाइम लगता। हमने क्या किया, नीचे 10 बना लिया, ऊपर गुणा कर लिया, आसानी से हमारा आ गया 42.4%। तो ए वाला सही है हमारा। तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड था, बेसिक से आपने कैसे किया। अब रेशियो वाला रूल लगा के देख लेते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हो। ठीक, तो कह रहा है मोहित और गणेश, क्या रेशियो कितना दे रखा है उसने 8 एंड 5 का। कह रहा है 20% बढ़ रहा है हर साल। तो पहले साल अगर 20% का मान जानते हैं कितना होता है, 20% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है 1/5। मतलब पहले वर्ष क्या हो रही है 5 से 6 हो रही है, क्या हो रही है हमारी संख्या 5 से 6 हो रही है। फिर दूसरे साल भी क्या हो रही है 5 से 6 हो रही है। और यहाँ पे कितना हो रहा है 20%, 20% का मान, सॉरी 25% का मान होता है 1/4। तो यहाँ क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 से 5 हो रहा है। ठीक, अब 20% का मान कितना होता है 1/5। तो क्या हो रहा है हर साल 20% बढ़ रहा है, मतलब 5 से 6, 5 से 6। तो पहले 5 थी अब 6, फिर 5 से फिर 6। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया 25, 5 25, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 36 दूना 72, कितना हो गया 72। पूछ रहा है मोहित से 5 25, और यहाँ एक 5 और बचा है तो ये 125 हो जाएगी। ये 5 का इधर लाए तो 125, 125 रेशियो 72 का आया। तो कितना कम है 53, 53 कम है कितने पे 125 पे। तो 100 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 42.4% आएगा, सेम ऊपर वाली कंडीशन। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने कई बार बताए हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 2500, 3000 और 3500 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 2500, बी ने 3000, सी ने कितना 3500। ए ने अपनी राशि को 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए। ठीक, और कह रहा है जो कि बी के निवेश के समय का दुगना है। तो मतलब ए ने बी के समय का दुगना निवेश किया, मतलब अगर इसने 6 महीने निवेश किया होगा तभी तो इसने 12 महीने निवेश किया। आगे कह रहा है सी ने 3 महीने अधिक, सी महीना जो है सी से 3 महीना अधिक था, कौन ए वाला। तो ये अगर 12 है तो 3 महीना कम कितना होगा 9 होगा। अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का गुणा करके हमें क्या मिलता है प्रॉफिट का रेशियो। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलती, मैंने बताया ना कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलती। हाँ, इसी रेशियो में हम क्या करते हैं उनके प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 25, 500 से जब भाग दिया तो यहाँ 600, 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। तो कितना आ गया यहाँ 5 चौका 20, 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21। कितना आ गया 20 12 21 का रेशियो आ गया।
कह रहा है 10,600 के कुल लाभ में से टोटल जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 10,600। तो 20, 12, 21 का यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इनको। 20, 12, 32, 21 कितना 53। 53 यूनिट बराबर कितना 10,600। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। तो पूछ क्या रहा है हमें, ए और बी का लाभ का हिस्सा। ए और बी का लाभ का हिस्सा कितना है 32 यूनिट है। तो एक यूनिट का मान 200, तो 32 यूनिट का मान कितना 6400 रुपये हुआ। तो कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ कैसे। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया, हर रोज ही बताता हूँ टाइप टू टाइप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।